हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये क्लास होने वाली है सीडीपी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस की। बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चंस सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस आप ज़रूर देखें, इस क्लास को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी ये क्लास आपके लिए। चलिए देर किए बिना इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यदि एक बच्चा यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम है कि यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा है। जैसे समझिए, यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा है, ये बच्चा निष्कर्ष निकालने में सक्षम है। लेकिन वह वास्तविक वस्तुओं की अनुपस्थिति में इस अमूर्त तार्किकता पर अटक जाता है, तो बच्चा किस चरण में है? ए ऑप्शन है आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण, बी ऑप्शन है आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण, सी ऑप्शन है आपका संवेदी गामक चरण, डी ऑप्शन है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो है बच्चा क्या कर रहा है, यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम है ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा है। लेकिन वह वास्तविक वस्तुओं की अनुपस्थिति में इस अमूर्त तार्किकता पर अटक जाता है। क्या करता है? अटक जाता है। तो बच्चा किस चरण में है? देखो, संवेदी गामक चरण में तो है नहीं है, सी ऑप्शन काटिए। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में भी नहीं है, डी ऑप्शन भी काट दीजिए। बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक चरण में भी नहीं है, ए ऑप्शन भी काट दीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए क्या कह रहा है ये। यदि एक बच्चा यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम है कि यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा है, ये निष्कर्ष निकालने में तो सक्षम है, लेकिन वह वास्तविक वस्तुओं की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, ठीक है, इस अमूर्त तार्किकता पर अटक जाता है, तो बच्चा किस चरण में है? तो बच्चा जो है वो है मूर्त संक्रियात्मक चरण में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग पहाड़ की अवधारणा क्या दर्शाती है? स्कैफोल्डिंग क्या है ये आपको बताना है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। ए ऑप्शन है आपका सीखने की प्रक्रिया में आनुवंशिक बाधाओं को दूर करना, बी ऑप्शन है वयस्कों द्वारा बच्चों के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार सहायता में समय समय पर बदलाव करना, सी ऑप्शन है आपका परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए रटकर सीखना, डी ऑप्शन है छात्र द्वारा पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से बिना किसी मदद के समस्या समाधान करना। देखो, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा जो भी सीखता है वो हेल्प के द्वारा सीखता है, किसी की हेल्प के द्वारा सीखता है। तो देखो, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है आपका? डी ऑप्शन में कह रहा है पूरी तरह से स्वतंत्र, बिना किसी मदद के समस्या समाधान करना, तो ये नहीं, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाएगा। सी देखिए, रटकर सीखना, रोड लर्निंग आपको करनी नहीं है, सी ऑप्शन कट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में आनुवंशिक बाधाओं को दूर करना, ए ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ऑप्शन आपके कट हो गए, बचा बी ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन, वयस्कों
द्वारा बच्चों के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार सहायता में समय समय पर बदलाव करना। वयस्कों द्वारा बच्चों के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार सहायता में समय समय पर बदलाव करना। तो ये हो जाएगा स्कैफोल्डिंग की अवधारणा। ठीक है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अब ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार उस चरण को पहचानिए जहां व्यक्ति यह मानता है कि सामाजिक नियम अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि यदि वे मानवीय अधिकारों या न्याय के विपरीत हो तो उनमें बदलाव किया जाना चाहिए। उत्तर पारंपरिक नैतिकता का भाग। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये देखिए, इसको रहने दीजिए, ये जो है ब्रैकेट में इसको छोड़िए, आप ये देखिए क्वेश्चन। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार उस चरण को पहचानिए जहां व्यक्ति यह मानता है कि सामाजिक नियम अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि यदि वे मानवीय अधिकारों या न्याय के विपरीत हो तो उनमें बदलाव किया जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन है आपका सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। बी ऑप्शन है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। सी ऑप्शन है आपका कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। डी ऑप्शन है आपका दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो देखिए थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है ये, फिर से पढ़ते हैं। उस चरण को पहचानिए जहां व्यक्ति यह मानता है कि सामाजिक नियम अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि यदि वे मानवीय अधिकारों या न्याय के विपरीत हो तो उनमें बदलाव किया जाना चाहिए। किनमें? सामाजिक नियम में। ठीक है, तो ये कौन सा है? देखो, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास नहीं है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास भी नहीं है, ये सामाजिक नियम से संबंधित है। दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास भी नहीं है। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखो यहाँ पर सामाजिक नियम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उनमें बदलाव के बारे में बात हो रही है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखिए, एक सेकेंड। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक प्रगतिशील कक्षा में यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है आपका मानकीकृत और केवल योगात्मक, जो बच्चों की तुलना करे। बी ऑप्शन है अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा जो सुधारात्मक प्रतिक्रिया फीडबैक दे और रचनात्मक हो। सी ऑप्शन है आपका केवल शिक्षक द्वारा वर्ष के अंत में लिया जाने वाला लिखित परीक्षण। डी ऑप्शन है आपका बच्चों को कैटेगराइज करने का एक पैमाना। प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, मानकीकृत, यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड होता है आपका, मानकीकृत नेगेटिव टैग वर्ड है, और समेटिव भी आपका जो है, समेटिव असेसमेंट जो है वो भी रटने पर ज्यादा निर्भर है। तो आपका ए ऑप्शन, और तुलना करना भी नेगेटिव है, आपको बच्चों की तुलना नहीं करनी है। तो ए ऑप्शन में तीन आपको नेगेटिव टैग वर्ड दिखे हैं, काट दो ए ऑप्शन। सी ऑप्शन देखिए,
केवल शिक्षक द्वारा वर्ष के अंत में लिया जाने वाला लिखित परीक्षण, केवल आ गया वैसे भी कट जाएगा, और लेकिन ये बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है शिक्षक द्वारा वर्ष के अंत में लिया जाने वाला लिखित परीक्षण, तो सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। बच्चों को श्रेणीबद्ध करने का एक पैमाना, बच्चों को कैटेगराइज नहीं करना है आपको, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो फोर्थ का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा जो सुधारात्मक प्रतिक्रिया फीडबैक दे और रचनात्मक हो। रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव को ही बढ़ावा दिया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ही आपका पॉजिटिव माना जाता है, समेटिव आपका नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा जो सुधारात्मक प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक दे और रचनात्मक हो। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक सृजनशील वास्तुकार, आर्किटेक्ट या मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होगी। एक सृजनशील वास्तुकार या मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होगी। ए ऑप्शन है आपका भाषाई बुद्धि, बी ऑप्शन है आपका स्थानिक बुद्धि, सी ऑप्शन है आपका संगीतज्ञ बुद्धि, डी ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो देखिए सृजनशील वास्तुकार और मूर्तिकार में संगीत वाली बुद्धि तो होगी नहीं। ठीक है, संगीत वाली बुद्धि तो होगी नहीं, ना ही भाषाई बुद्धि होगी, ए ऑप्शन काट दो, ना ही संगीतज्ञ बुद्धि होगी और ना ही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी। तो कौन सी बुद्धि होगी, स्थानिक बुद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आर्किटेक्ट या मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि होगी, स्थानिक बुद्धि की प्रधानता होगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर लिख लेते हैं विकास, ऑप्शन आपके नेक्स्ट पेज पर है। कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, एक सेकंड रुको। अब लिख लेते हैं विकास, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है, ये आपको बताना है। विकास एक रैखिक प्रक्रिया है जो केवल परिपक्वता पर निर्भर करती है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास की गति सभी संस्कृति और बच्चों में एक समान और स्थिर होती है। विकास केवल बाल्यावस्था तक ही सीमित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, देखो रैखिक प्रक्रिया नहीं है, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, रैखिक प्रक्रिया नहीं है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। केवल भी आ रहा है, इससे भी कट हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन डी देखिए, अब विकास केवल बाल्यावस्था तक ही सीमित रहता है, ये गलत है, जीवन पर्यंत चलता है। डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप, इससे पहले वाला देखिए, प्रीवियस ऑप्शन, विकास की गति सभी संस्कृतियों और बच्चों में एक समान और स्थिर होती है। नहीं, कोई जल्दी बोलता है, कोई लेट बोलता है, कोई जल्दी चलना चालू करता है, कोई लेट चलना चालू करता है। तो विकास जो है सभी बच्चों में एक समान और स्थिर नहीं होती है विकास की गति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास के संबंध में क्या सत्य है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पर। एक मिनट इसको दूर कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। समाजीकरण के प्राथमिक और द्वितीयक कारकों के सही युग्म को चुनिए। प्राथमिक और द्वितीयक कारक होना चाहिए। पहले प्राथमिक कारक होना चाहिए, फिर द्वितीयक होना चाहिए। पहले प्राथमिक होना चाहिए, फिर द्वितीयक कारक होना चाहिए। तो विद्यालय और मीडिया, परिवार और निकट स्थित रिश्तेदार यानी कि पड़ोस। सी ऑप्शन है परिवार और मीडिया। डी ऑप्शन है परिवार प्राथमिक तथा विद्यालय एवं जनसंचार माध्यम द्वितीयक। तो देखिए विद्यालय और मीडिया ये तो आपके द्वितीयक में आ जाते हैं। ए ऑप्शन कट हो जाएगा, ये द्वितीयक में आ जाते हैं। ठीक है। परिवार और मीडिया, परिवार और मीडिया ये कह रहा है प्राथमिक और द्वितीयक कारकों के सही युग्म को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए परिवार और निकट स्थित रिश्तेदार, ये भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। परिवार और मीडिया, अभी हमें बेस्ट देखना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। प्राथमिक और द्वितीयक बताना है। ठीक है। तो देखो बेस्ट ऑप्शन जो हम देखते हैं यहाँ पर परिवार और मीडिया, वैसे ये प्राथमिक में भी आ रहा है और ये वाला मीडिया द्वितीयक में भी आ रहा है। अब ये कह रहा है प्राथमिक और द्वितीयक कारकों के कह रहा है। देखो जिसमें ज्यादा कारक आ रहे हो, ठीक है, ज्यादा आ रहे हो प्राथमिक और द्वितीयक, तो जो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए डी वाला, देखिए डी में क्या है। देखो इसमें विद्यालय और मीडिया है, इसमें परिवार और निकट रिश्तेदार है यानी कि पड़ोस है। देखो परिवार और जो पड़ोस होता है, जो पास पड़ोस होता है वो भी आपका प्राथमिक में आता है। ठीक है। बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। परिवार और मीडिया, परिवार प्राथमिक तथा विद्यालय एवं जनसंचार द्वितीय, ये हमें बेस्ट लग रहा है। इसमें परिवार प्राथमिक कह रहा है और विद्यालय और जनसंचार दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो आ रहे हैं आपके द्वितीयक में, विद्यालय और जनसंचार माध्यम। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि परिवार और मीडिया भी आ रहा है, लेकिन ज्यादा किस में आ रहे हैं? प्राथमिक और द्वितीयक साफ साफ लिखा हुआ है। एक तो प्राथमिक द्वितीयक आपके ब्रैकेट में भी दिए हुए हैं इसमें। ठीक है। तो इसने ब्रैकेट में दे दिया है प्राथमिक द्वितीयक लिखा हुआ है, इसलिए समझ लो आप। या फिर इसमें द्वितीयक के दो आ रहे हैं, प्राथमिक का एक, इसने साफ बता दिया प्राथमिक ये है द्वितीयक ये है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जब दो ऑप्शन सही हो तो कौन सा बेस्ट होगा वो चूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाँ, तो 8 क्या है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल आधार क्या है? समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल आधार क्या है? ए ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेपरेट विद्यालय खोलना, अलग खोलना, योग्यता के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण करना। सी ऑप्शन है आपका विविधता का स्वागत करना और प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना। डी ऑप्शन है आपका केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना। तो देखो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना होता है। तो देखो पृथक करना तो नहीं होगा, पृथक मतलब अलग करना तो है ही नहीं है। ए ऑप्शन सेपरेट नहीं करना है, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है, ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। योग्यता के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण आपको नहीं करना है, बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। डी ऑप्शन है केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना, नहीं सभी की शिक्षा पर आपको ध्यान देना है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी देखिए विविधता का स्वीकार करना, बच्चों के जो भी कैटेगरी है, जो भी अलग अलग कैटेगरी से आ रहे हैं, जो भी उनमें विविधता है उसका स्वागत करना और प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना, यही क्या है आपका समावेशी शिक्षा का मूल आधार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बहुत फेमस क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई से जुड़ा विकार है? सुनने और संगीत समझने में कठिनाई, पढ़ने और भाषाई प्रतीकों को डिकोड करने में कठिनाई, शारीरिक संतुलन और गामक कौशल की कमी, या डी ऑप्शन है आपका गणितीय गणना संबंधी समस्या। तो देखिए डिसलेक्सिया पूछ रहा है, डी काट दो, गणना संबंधी डिसकैलकुलिया होता है। सुनने और संगीत समझने में कठिनाई, डिसलेक्सिया इससे संबंधित नहीं होता है। शारीरिक संतुलन और गामक कौशल की कमी नहीं, इससे भी संबंधित नहीं है। डिसलेक्सिया विकार नहीं है। कौन सा विकार है? पढ़ने से रिलेटेड है। पढ़ने और भाषाई प्रतीकों को डिकोड करने में कठिनाई, पढ़ने और भाषाई प्रतीकों को डिकोड करने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। एक और ट्रिक है इसे याद रखने की, डिसलेक्सिया में क्या आ रहा है? लेक्सिया। एक सेकेंड, डिसलेक्सिया में क्या आ रहा है आपका? लेक्सिया आ रहा है। लेक्सिया से समझ लो लक्स। क्या समझ लो? लक्स। आप किसी दुकान पर गए लक्स साबुन लेने और आपको दे दिया उसने सिंथॉल, ठीक है? कौन सा दे दिया? सिंथॉल दे दिया। तो आप उसे कैसे बताओगे कि ये लक्स नहीं है सिंथॉल है? पढ़कर ही तो बताओगे। तो पढ़ने से संबंधित क्या है? डिसलेक्सिया। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तु स्थायित्व किस विकासात्मक चरण के दौरान विकसित होता है? वस्तु स्थायित्व किस विकासात्मक चरण के दौरान जो है विकसित होता है? ए ऑप्शन है आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण, बी ऑप्शन है आपका संवेदी गामक चरण, सी ऑप्शन है आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण, या डी ऑप्शन है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण। वस्तु स्थायित्व की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? वस्तु स्थायित्व की बात। तो देखो वस्तु स्थायित्व जो होता है पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता है। पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होगा, लास्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, औपचारिक संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में भी नहीं होगा। किसमें होगा वस्तु स्थायित्व? किस चरण के दौरान विकसित होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संवेदी गामक चरण। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। वस्तु स्थायित्व किस विकासात्मक चरण के दौरान विकसित होता है? संवेदी गामक चरण के, सेंसरी मोटर स्टेज के दौरान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्क्रीन पर। देखिए 11 क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के संबंध में कौन सा कथन सही है? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है आपका विचार और भाषा जन्म से दो स्वतंत्र गतिविधियां हैं जो कभी नहीं मिलती। बी ऑप्शन है शुरुआती वर्षों में भाषा और विचार दो अलग धाराएं हैं जो बाद में एक दूसरे से मिल जाती हैं। सी ऑप्शन है विचार पूरी तरह से भाषा पर निर्भर करता है, विचार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। डी ऑप्शन है भाषा केवल विचारों को दर्शाती है, उसे प्रभावित नहीं करती। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखते हैं 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो विचार और भाषा जन्म से स्वतंत्र गतिविधियां अलग नहीं है, विचार और भाषा अलग नहीं है, स्वतंत्र गतिविधियां नहीं है। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। विचार पूरी तरह से भाषा पर निर्भर करता है और विचार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन क्या है आपका?
भाषा केवल विचारों को दर्शाती है, उसे प्रभावित नहीं करती। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। शुरुआती वर्षों में भाषा और विचार दो अलग धाराएं हैं और बाद में एक दूसरे से मिल जाती हैं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? शुरुआती वर्षों में भाषा और विचार दो अलग धाराएं हैं जो बाद में एक दूसरे से मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाषा और विचार के संबंध में कौन सा कथन सही है? शुरुआती वर्षों में भाषा और विचार दो अलग धाराएं हैं जो बाद में एक दूसरे से मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। 12 देखिए, इसको पहले ही पढ़ लेते हैं। एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए कक्षा में? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कह रहा है। तो ये तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अधिनायकवादी की सुविधादाता के रूप में, ज्ञान के एकमात्र प्रदाता के रूप में, केवल अनुशासक के रूप में। तो देखिए, अधिनायकवादी के रूप में नहीं होती है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ना ही ज्ञान के एकमात्र प्रदाता के रूप में, ना ही केवल अनुशासक के रूप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो है शिक्षक की भूमिका क्या है? सुविधा प्रदाता के रूप में है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 12 था राइट। हाँ 12। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 12 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक की क्या भूमिका है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग? सुविधादाता, फैसिलिटेटर की है। ठीक है, 12 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हाँ, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक इंटरनल फैक्टर कौन सा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? ए है शिक्षक की शिक्षण शैली, बी है कक्षा का भौतिक वातावरण, सी है शिक्षार्थी की अभिप्रेरण और परिपक्वता, डी है सहपाठियों का प्रभाव। तो आंतरिक फैक्टर कौन सा है, इंटरनल फैक्टर कौन सा है? तो 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए ऑप्शन नहीं होगा आपका। शिक्षक की शिक्षण शैली नहीं होगा, कक्षा का भौतिक वातावरण भी नहीं होगा, आंतरिक कारक की पूछ रहा है, ये सहपाठियों का प्रभाव भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इंटरनल फैक्टर की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी की अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा है ये। ठीक है, शिक्षार्थी की अभिप्रेरणा और परिपक्वता, इंटरनल क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी की मोटिवेशन और परिपक्वता इंटरनल फैक्टर हो जाएगा, लर्निंग को प्रभावित करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 क्या है आपका? बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की क्या विशेषता है? ए है पाठ्यक्रम का कठोर होना, बी है बच्चों के अनुभवों उनकी सक्रिय भागीदारी और प्राथमिकताओं को सर्वोच्च स्थान देना, सी है शिक्षक का कक्षा में सर्वस्व होना, डी है केवल पाठ्य पुस्तक पर पूरी तरह निर्भर रहना। तो आपका 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए, पाठ्यक्रम कठोर नहीं होना चाहिए, ये चाइल्ड सेंटर्ड की विशेषता नहीं है। शिक्षक का कक्षा में सर्वस्व होना भी नहीं है, वरना शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। केवल पाठ्य पुस्तक पर पूरी तरह निर्भर रहना भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों उनकी सक्रिय भागीदारी और प्राथमिकताओं को सर्वोच्च स्थान देना। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बच्चों के अनुभव उनकी सक्रिय भागीदारी और प्राथमिकताओं को सर्वोच्च स्थान देना। 14 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
क्या है? किशोरावस्था एडोलसेंस की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ए है तार्किक चिंतन और अमूर्त कल्पना का विकास, बी है आत्मपहम और सहपाठियों के दबाव की भावना, सी है वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति, डी है आपका अहम केंद्रित सोच। ठीक है, तो किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो देखिए प्रमुख विशेषता क्या है आपकी। देखो 15 का आपका वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति किशोरावस्था की नहीं है, कार्ड को। अहम केंद्रित सोच ईगोसेंट्रिक थॉट भी नहीं है, डी कार्ड को। और आपका तार्किक चिंतन और अमूर्त कल्पना का विकास, ये भी एडोलसेंस की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी क्राइसिस और सहपाठियों के दबाव की भावना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिटी क्राइसिस और सहपाठियों के दबाव की भावना, क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्या है। 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 16 क्वेश्चन भी आपका। स्क्रीन पर देखिए 16 क्वेश्चन, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। यदि कोई विद्यार्थी बार बार किसी असफलता के बाद यह मान लेता है कि वह उस विषय को कभी नहीं सीख सकता, तो यह स्थिति क्या दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। यदि कोई विद्यार्थी बार बार किसी असफलता के बाद यह मान लेता है कि वह उस विषय को कभी नहीं सीख सकता, तो यह स्थिति क्या दर्शाती है? ए ऑप्शन है सीखी हुई लाचारी, लर्नड हेल्पलेसनेस, बी है उच्च आंतरिक अभिप्रेरणा, सी है सृजनात्मकता का प्रमाण, डी है संवेदी अति सक्रियता। तो देखिए 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो उच्च आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, ये असफलता के बाद मान रहा है कि वो उस विषय को कभी सीख नहीं सकता बच्चा, तो उच्च आंतरिक अभिप्रेरणा तो है नहीं है। सृजनात्मकता का प्रमाण भी नहीं है, ये संवेदी अति सक्रियता भी नहीं है। ये क्या है? सीखी हुई लाचारी है। क्या है ये? लर्नड हेल्पलेसनेस है, सीखी हुई लाचारी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 17 देखते हैं। ये जेंडर और सेक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में आता है ये क्वेश्चन। जेंडर एक डैश अवधारणा है, जबकि सेक्स एक डैश अवधारणा है। ए है जैविक सामाजिक, बी है सामाजिक जैविक, सी है मनोवैज्ञानिक आर्थिक, डी है राजनीतिक सांस्कृतिक। तो देखो ये तो काट दो, सी और डी। मनोवैज्ञानिक आर्थिक का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, जेंडर और सेक्स में। राजनीतिक सांस्कृतिक का कोई मतलब नहीं है। तो देखो जेंडर जो होता है वो होता है सामाजिक, तो जैविक वाला भी काट दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। कैसे हो जाएगा? ये जो जेंडर है वो है आपका सामाजिक, जेंडर क्या है? सामाजिक, और सेक्स क्या है आपका? जैविक। जेंडर क्या है? सामाजिक है, और सेक्स क्या है आपका? जैविक है। ठीक है, बायोलॉजिकल है सेक्स, और जेंडर क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो आपका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 देखिए, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन देखते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना, मीनिंगफुल लर्निंग। कौन सी लर्निंग? मीनिंगफुल, मीनिंगफुल लर्निंग। कौन
कौन सी लर्निंग? मीनिंगफुल लर्निंग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तथ्यों को बार बार रटने पर बल देना, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। सी ऑप्शन देखिए, मानकीकृत परीक्षणों से बच्चों का मूल्यांकन कराना। डी ऑप्शन है, कक्षा में प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना। तो देखो, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं कराना, डी ऑप्शन कट हो जाएगा। रटवाना नहीं है, रूट लर्निंग नहीं करानी, सी कट हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण से मूल्यांकन भी नहीं कराना, सी भी कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। मीनिंगफुल लर्निंग करानी है तो आपको क्या करना है? अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। 18 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्या है। 20 देखिए, 20 क्वेश्चन क्या है? सॉरी, 20 था हमारा, 19 था। ये तो 18 था ना हमारा, हाँ 18 था। 19 देखिए, 20 नहीं 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, ये बच्चे पढ़ने लिखने या गणना करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं और सीख नहीं सकते। बी ऑप्शन है, उचित संबल और रणनीतियों के मिलने पर ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह सीख सकते हैं। सी है, अधिगम अक्षमता केवल कुपोषित बच्चों में होती है। डी है आपका, यह आनुवांशिक रूप से तय होता है और पर्यावरण इसे बदल नहीं सकता। तो देखिए 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो ये जो है केवल कुपोषित बच्चों में होती है, ऐसी बात नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी केवल कुपोषित में हो। यह आनुवांशिक रूप से तय होता है, इसे पर्यावरण से बदल नहीं सकता, ये बात भी आपकी गलत है। ये बच्चे पढ़ने लिखने या गणना करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं और सीख नहीं सकते, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। उचित संबल और रणनीतियों के मिलने पर ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह सीख सकते हैं। उचित संबल और रणनीतियों के मिलने पर ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह सीख सकते हैं। 19 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं आपके सीटेट के पैटर्न पर आधारित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्या है? 22 देखिए स्क्रीन पर, एक सेकंड, हाँ 22 देखिए। एक रचनात्मक कक्षा में असेसमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक रचनात्मक कक्षा में आकलन यानी कि असेसमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए है, बच्चों की कमियों को उजागर कर उन्हें दंडित करना। बी है, यह समझना कि बच्चा कैसे सीखता है और उसके अधिगम अंतराल को भरना। सी है, बच्चों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना। डी है, बोर्ड परीक्षा के पैटर्न की नकल करना। तो देखिए 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का देखिए, 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक सेकंड रुकिए। अब देखिए, आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? एक रचनात्मक कक्षा में पूछ रहा है ये। तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, बच्चों की कमियों को उजागर कर उन्हें दंडित करना, नहीं दंडित नहीं करना है, कमियों को नहीं बताना है हमें। मतलब बताना ये नहीं कह रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि बच्चों की कमियों को उजागर नहीं करना है आपको और उन्हें दंडित नहीं करना है। ए ऑप्शन कट हो जाएगा। बच्चों को अलग अलग श्रेणियों में भी नहीं बांटना है, सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा के पैटर्न की नकल भी नहीं करवानी है आपको, नकल नहीं करनी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह समझना चाहिए कि बच्चा कैसे सीखता है और उसके अधिगम अंतराल को भरना। यह समझना कि बच्चा कैसे सीखता है और उसके अधिगम अंतराल को भरना। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। जॉन डीवी द्वारा प्रदीप्त प्रभावी शिक्षण और अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर देता है? प्रभावी शिक्षण और अनुभवात्मक
एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किस पर जोर देता है? ए ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग और लोकतांत्रिक जीवन शैली। बी है निष्क्रिय होकर व्याख्यान सुनना। सी है शिक्षक के आदेशों का आंख मूंद कर पालन करना। डी है परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम। तो प्रभावी शिक्षण और अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर देता है? तो देखिए निष्क्रिय होकर व्याख्यान सुनने पर तो देगा नहीं, इसमें तो एक्टिव ही नहीं है, निष्क्रिय है। तो देखिए निष्क्रिय आपका कट हो जाएगा, बी ऑप्शन कट हो जाएगा। शिक्षक के आदर्शों का आंख मूंद कर पालन करना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा केंद्रित का पाठ्यक्रम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना और लोकतांत्रिक जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग और लोकतांत्रिक जीवन शैली। 21 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22। 22 देखिए, 22 आपका स्क्रीन पर है, देखिए 22 क्या है? 22 है आपका बच्चों में समालोचक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? ए ऑप्शन है केवल हाँ या ना वाले बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। बी है ऐसे खुले अंत वाले प्रश्न पूछना जिनके कई संभावित समाधान हो। सी है पाठ्य पुस्तक के उत्तरों को रटवाना। डी है परीक्षा में अधिकतम अंक लाने का दबाव बनाना। तो देखिए परीक्षा में अधिकतम अंक लाने का दबाव नहीं बनाना है, तो आपका डी ऑप्शन कट हो जाएगा, ये तो कट हो जाएगा। उत्तरों को रटवाना भी नहीं है, ये भी कट हो जाएगा। केवल हाँ या ना वाले प्रश्न भी नहीं पूछना, ये क्लोज एंडेड हो जाएंगे, ये भी नहीं आपको पूछना। प्रोत्साहित करना करने का तरीका पूछ रहा है ना वो बेहतरीन क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ आएगी? ऐसे खुले अंत वाले प्रश्न पूछना जिनके कई संभावित समाधान हो। ऐसे खुले अंत वाले प्रश्न पूछना जिनके कई संभावित समाधान हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखिए स्क्रीन पर। बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समायोजित यानी कि एसिमिलेशन या समंजन एकोमोडेशन करते हैं, तो पियाजे के अनुसार यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है आपका साम्य धारण और संज्ञानात्मक विकास। बी है संवेदी असंतुलन। सी है निष्क्रिय अनुबंधन। डी है आपका परिपक्वता का पतन। तो देखिए फिर से रीड कीजिए 23 क्वेश्चन। तो देखो संवेदी असंतुलन क्या कह रहा है? जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समायोजित या समंजन करते हैं, तो पियाजे के अनुसार यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखो संवेदी असंतुलन नहीं कहलाती है, निष्क्रिय आ रहा है, काट दो। परिपक्वता का पतन आ रहा है, काट दो। तीनों आपके नेगेटिव है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। साम्य धारण और संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 24। 24 देखिए स्क्रीन पर। हाँ देखिए 24 देखिए, बहुसांस्कृतिक कक्षा मल्टीकल्चरल क्लासरूम में एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति कैसी रखनी चाहिए? बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति कैसी रखनी चाहिए? ए ऑप्शन है केवल प्रमुख संस्कृति को प्राथमिकता देनी चाहिए। बी ऑप्शन है सभी बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करते हुए विविधता को संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन है संस्कृति के प्रभाव को कक्षा से बाहर रखना चाहिए। डी ऑप्शन है सभी छात्रों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार फिर से स्क्रीन पर रिलीज कीजिए क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिए। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले
एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। तो देखो, केवल प्रमुख संस्कृति को प्राथमिकता देनी चाहिए, काट दो। केवल आ रहा है और प्रमुख संस्कृति को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है, ए काट दो। संस्कृति के प्रभाव को कक्षा से बाहर रखना चाहिए, सी भी काट दो। सभी छात्रों को एक ही सांचे में ढालना नहीं, बहुसांस्कृतिक है, यहाँ विविधता वाली बात आ रही, बहुसांस्कृतिक की बात आ रही है, ठीक है। मल्टी कल्चरल रूम है क्लासरूम, तो आपका जो है डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, बी ऑप्शन बचा। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सभी बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करते हुए विविधता को संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बहुसांस्कृतिक है यानी कि अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, तो सभी बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करते हुए विविधता को संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। 24 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्या है, स्क्रीन पर देखिए 25, स्क्रीन पर देखिए 25 क्वेश्चन। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। ए ऑप्शन है शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना, बी है पुरस्कार या उपहार जीतने के लिए गृह कार्य करना, बी है अपनी जिज्ञासा शांत करने और विषय के प्रति वास्तविक आनंद के लिए सीखना, डी है माता पिता के डर से पढ़ाई करना। तो देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है उसका मतलब होता है खुद के आनंद के लिए पढ़ना, खुद की रुचि के लिए पढ़ना, और प्रशंसा पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए या किसी के डर से करना काम, वो आपका बाहरी अभिप्रेरणा में आता है। तो शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना बाहरी में आ जाएगा, माता पिता के डर से पढ़ाई करना, डी ऑप्शन भी बाहरी में आ जाएगा, बाहरी अभिप्रेरणा में। सी पुरस्कार या उपहार जीतने के लिए गृह कार्य करना, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा है। तो आपकी सी ऑप्शन की जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, अपनी जिज्ञासा शांत करने और विषय के प्रति वास्तविक आनंद के लिए सीखना। इसके लिए सीखना, अपनी जिज्ञासा शांत करने और विषय के प्रति वास्तविक आनंद के लिए सीखना, अपने खुद की जिज्ञासा शांत करने और विषय के प्रति वास्तविक आनंद के लिए सीखना ही क्या है, आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। और पुरस्कार के लिए, प्रशंसा के लिए पाना, माता पिता के डर से या दंड के डर से पढ़ाई करना, तो ये सब आपके बाहरी में आ जाएंगे, इसलिए ये सभी आपके कट हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 क्या है, आपके 30 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन रह गए हैं बस। 26 देखिए, सूक्ष्म गामक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। सूक्ष्म गामक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ए है दौड़ना, बी है कूदना, सी है लिखना या चित्रकारी करना, डी है तैरना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दौड़ना नहीं है। सूक्ष्म गामक कौशल फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत दौड़ना नहीं आएगा, कूदना नहीं आएगा, ना ही तैरना आएगा। क्या आएगा फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिखना या चित्रकारी करना। फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, लिखना या चित्रकारी करना। 26 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, लिखना या चित्रकारी करना। नेक्स्ट देखते हैं 27 देखिए, 27 है आपका प्याजे का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 27 पढ़िए। प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित भाषा ईगोसेंट्रिक स्पीच किस अवस्था की विशेषता है। ईगोसेंट्रिक स्पीच किस अवस्था की विशेषता है। ए है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी है संवेदी गामक अवस्था। तो 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं है, ये ईगोसेंट्रिक स्पीच, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक में नहीं है। देखो औपचारिक संक्रियात्मक में भी नहीं है, सी भी कट हो जाएगा,
संवेदी गामक में भी नहीं है, डी भी कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिक अवस्था की विशेषता क्या है? विशेषता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो ईगोसेंट्रिक भाषा किस अवस्था की विशेषता है? सॉरी, ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। तो 27 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 क्या है। 28 देखिए, 28 है, एक शिक्षक को बच्चों की त्रुटियों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए? एरर्स के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए एक टीचर को? ए ऑप्शन है, त्रुटियां गंभीर अपराध हैं और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का स्वाभाविक और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह बताती हैं कि बच्चा कैसे सोच रहा है। सी ऑप्शन है, त्रुटियां दर्शाती हैं कि बच्चा मंदबुद्धि है। डी ऑप्शन है, त्रुटियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो देखो, नजरअंदाज त्रुटियों को नहीं करना है, डी कट हो जाएगा। त्रुटियां दर्शाती हैं बच्चा मंदबुद्धि है, नहीं, बच्चे के फेवर में रहना है आपको, ठीक है, बी भी कट हो जाएगा। त्रुटियां गंभीर अपराध है और इन्हें दंडित करना चाहिए, अरे नहीं है, दंडित नहीं करना चाहिए, ये गंभीर अपराध नहीं है। तो क्या है त्रुटियां? 28 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह बताती है कि बच्चा कैसे सोच रहा है। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब मात्र 2 क्वेश्चंस आपके बचे हैं, 29 और 30। 29 देखिए, एक सेकेंड, 2 ऑप्शन आपके नेक्स्ट पेज पर हैं, पढ़ लेते हैं पहले से। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में इंटीग्रेटेड एजुकेशन से समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन में मुख्य अंतर क्या है? यानी कि इंटीग्रेटिव एजुकेशन से समावेशी एजुकेशन में मुख्य अंतर क्या है? एकीकृत शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग करती है जबकि समावेशी बच्चों से बदलाव चाहती है। बी है, एकीकृत शिक्षा बच्चों को प्रणाली के अनुसार ढालने पर जोर देती है जबकि समावेशी शिक्षा बच्चों की जरूरतों के अनुसार बदलती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। समावेशी शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए है, तो हटाओ, उच्च वर्ग के लिए काट दो, डी ऑप्शन कट जाएगा। केवल उच्च वर्ग के लिए थोड़ी है समावेशी शिक्षा, सभी के लिए है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भी काट दो, सी भी काट दो। और पीछे चलते हैं, देखिए, एकीकृत शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग करती है जबकि समावेशी बच्चों से बदलाव चाहती है, नहीं, समावेशी ऐसा कुछ नहीं चाहती है कि बदलाव चाहती हो। ए ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकीकृत शिक्षा, एक सेकंड, अरे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको। एकीकृत शिक्षा प्रणाली बच्चों को प्रणाली के अनुसार ढालने पर जोर देती है जबकि समावेशी शिक्षा बच्चों की जरूरतों के अनुसार बदलती है। क्या हो जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में एकीकृत शिक्षा से समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, मतलब एकीकृत में और समावेशी में क्या अंतर है, ये पूछ रहा है शिक्षा में। तो देखो, एकीकृत शिक्षा बच्चों को प्रणाली के अनुसार ढालने पर जोर देती है जबकि समावेशी शिक्षा प्रणाली को बच्चों की जरूरतों के अनुसार बदलती है। 29 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 30 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड, हाँ, अब देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच बच्चों के लिए क्या भूमिका निभाता है? प्राइवेट स्पीच, वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच बच्चों के लिए क्या भूमिका निभाती है? निभाती कर लो प्राइवेट स्पीच, ठीक है। ए है, यह उनकी
सेल्फ रेगुलेशन और संज्ञानात्मक कार्यों को दिशा देने में मदद करती है। बी है यह उनके मानसिक विकार को दर्शाता है। सी है यह दूसरों को परेशान करने का माध्यम है। डी है इसका कोई संज्ञानात्मक मूल्य नहीं होता। तो देखो वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच को क्या कहा है कि बच्चा जो प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा जो बात कर रहा है खुद से, वो बच्चा बेवकूफ नहीं है। वो अपनी योजनाओं को, जैसे बचपन में हम क्या करते थे, हमारा जैसे कहते थे मेरा पेन कहाँ है, एग्जाम है तो मेरा पेन कहाँ है, अपने आप से ही बातें करते थे प्राइवेट। मेरा पेन कहाँ है, मेरा बॉक्स कहाँ है, मेरी मेरी जो है बोर्ड कहाँ है, लिखने वाला जो बोर्ड होता था वो बोर्ड कहाँ है। तो बच्चा आप अपने आप से ही बात करता था। तो वो क्या है, वो बच्चा बेवकूफ नहीं है, वो अपनी योजनाओं की तैयारी कर रहा है, योजनाएं बना रहा है अपने कार्य के करने की, अपने कार्य को करने के लिए योजनाएं बना रहा है, ये वाइगोत्स्की ने कहा। तो आप आंसर आसानी से देख सकते हैं इसका। देखो मानसिक विकार को दर्शाता है, नहीं, प्राइवेट स्पीच मानसिक विकार को नहीं दर्शाता। दूसरों को परेशान करने का माध्यम है, बिल्कुल नहीं। इसका कोई संज्ञानात्मक मूल्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह उनकी सेल्फ रेगुलेशन वर्ड यूज किया उन्होंने, यह उनकी आत्मनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन और संज्ञानात्मक कार्यों को दिशा देने में मदद करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच बच्चों के लिए क्या भूमिका निभाता है। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यह उनकी आत्मनियमन और संज्ञानात्मक कार्यों को दिशा देने में मदद करता है। इसका मतलब क्या है, बच्चा जो अपने आप से बात कर रहा है, वो अपने कार्य के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है, अपनी प्लानिंग कर रहा है, ये कहा था वाइगोत्स्की ने। तो इससे मिलता जुलता आंसर आपको दिख ही रहा है, बी, यह उनकी आत्मनियमन और संज्ञानात्मक कार्यों को दिशा देने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने किए टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है ये। अगर आपने ये सेट सॉल्व नहीं किया है तो इस सेट को जरूर सॉल्व करें, जरूर इस क्लास को देखें, प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की बार बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से ही आपका कोई सेट बनकर आ जाएगा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और प्रिपेयर कर लें, आप तैयार कर लें आप अपने सीटेट के एग्जाम के लिए। तो ये क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।